ओके, हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक करने वाले हैं। आइसोमेरिज्म इस चैप्टर का यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात है। देखो, अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं हम कार्बन और दूसरा हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे तो आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से, यानी कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन। ये है इसका स्ट्रक्चर। अगर मैं यहाँ पे ले लूं एग्जाम्पल एक और कंपाउंड का जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और ये मिलकर बना रहे हैं एक शुगर C6H12O6। अब जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो मैंने देखा कि इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। एक स्ट्रक्चर वो है जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन, ठीक है, CHO, ये है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का नाम है। और दूसरी तरफ मैंने देखा कि एक जगह पे हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है शुगर का, ये 6 कार्बन आ जाएंगे और इसके इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन दोनों तरफ उसके वो दूसरे 2 कार्बन से भी अटैच्ड है। इसका मतलब, और ये जो ग्रुप है COR ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? COR ग्रुप, ठीक है, ये है कीटोनिक ग्रुप। तो हमने देखा शुगर जो है वो कीटोनिक भी हो सकती है, वो एल्डिहाइडिक भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, लेकिन अगर आप उनका फॉर्मूला देखोगे, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो तो सबका सेम है, C6H12O6। तो ठीक है, अभी जो मैंने एल्डिहाइडिक शुगर बनाई थी वो थी ग्लूकोज। वो कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाया मैंने यहाँ पे, लेकिन अगर आप खुद से भी देख सकते हो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वो एक एल्डिहाइडिक शुगर, एल्डिहाइड ग्रुप आता है उसमें, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और उसके बाद हमने बनाया एक कीटोनिक शुगर। कीटोनिक शुगर कौन सा है? 6 कार्बन वाला, फ्रक्टोज नाम है उसका, ठीक है, या बायोमोलिक्यूल्स बायो में पढ़ते हो। अच्छा, इसका फॉर्मूला हमने देखा तो वो भी C6H12O6 था। अरे ये क्या बात है, यानी कि एक कंपाउंड जिसका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट है, ग्लूकोज बना रहा है, फ्रक्टोज बना रहा है, नाम भी हमने अलग अलग दे दिए, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है, C6H12O6, ठीक है। हाँ, अच्छा, इसके बाद हमने देखा, अच्छा ठीक है, ये तो सही हो गया। कुछ दिनों बाद हमने एक और कंपाउंड देखा जिसका फॉर्मूला C6H12O6 था, लेकिन वो भी एल्डिहाइडिक शुगर थी, लेकिन जो पोजीशन थी एल्डिहाइड ग्रुप की वो उसमें डिफरेंस था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज फार एज आई रिमेम्बर, कि आपके पास जो एल्डिहाइड की पोजीशन होता है हमेशा टर्मिनल ही होता है, लेकिन नहीं, जो आपके पास पोजीशनिंग थी कार्बन की वो उसमें फर्क था। लेकिन अच्छा, कट टू शॉर्ट अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो हमने एक और कंपाउंड देखा जिसका भी फॉर्मूला C6H12O6 था, उसका नाम था गैलेक्टोज, ठीक है, ये भी एल्डिहाइडिक शुगर है, इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप था। तो हमने देखा, अच्छा एक फॉर्मूला, लेकिन उसके इतने सारे स्ट्रक्चर्स, एक ग्लूकोज बना रहा है, दूसरा फ्रक्टोज है, फिर गैलेक्टोज है, लेकिन फॉर्मूला सबका सेम है। तो इस तरीके के कंपाउंड्स को हमने नाम दे दिया आइसोमर्स का। ये सब आपस में क्या है? आइसोमर्स है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइसोमर्स के कुछ टाइप्स होता है, वही हमने डिस्कस करना है इस टॉपिक में, इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, हमारे पास 2 तरीके का आइसोमर होता है। एक है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक है ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। सिंपल करके पढ़ेंगे, क्लियर टू द पॉइंट बात होगी यहाँ पे। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है? इसमें फिर आपके पास डिफरेंट टाइप्स आता है, वही हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले आप बात करेंगे चेन आइसोमरिज्म की। देखो, 2 ऐसे कंपाउंड्स जिनका, अब यहाँ पे सबकी आइसोमर्स की डेफिनेशन सेम रहेगी, यानी कि
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे है उसके बेसिस पे आप टाइप्स बना लेते हो आइसोमर्स की। समझ आ रही है बात? देखें, सबसे पहले आपके पास है चेन आइसोमरिज्म। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास डिफरेंस होगा, जो फर्क होगा स्ट्रक्चर में, वो कार्बन नंबर की वजह से होगा मेन चेन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रेट चेन बनाई है 5 कार्बन की, तो ये है पेंटीन, ठीक है। और जब स्ट्रेट चेन होती है तो उसे आप एन पेंटेन कह सकते हो, तो ये हो गया एन पेंटेन, ठीक है। लेकिन अब इसी को अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अब पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C5। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, यही फॉर्मूला होता है पेंटेन, यानी कि 5 मेरे पास कार्बन है तो C5H क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12, ठीक है। 2 5 से 10 प्लस 2 12 हो गया, तो C5H12। C5H12 ये किसका फॉर्मूला है? पेंटेन का, ठीक है, पेंटेन का। अब यहाँ पे जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो एक हमने बनाया एन पेंटेन, यानी कि स्ट्रेट चेन हो गई, इसका फॉर्मूला क्या है? C5H12। लेकिन अगर यहाँ पे हमने इस पेंटेन का जो ये मेन चेन है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच तो है नहीं कोई, यहाँ पे सारा कार्बन हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आप उसको मिस कर देना। अंडरस्टैंड सी बात होती है, अंडरस्टूड सी बात होती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए, ठीक है। I'm not wrong it, but make sure you are clear with that. It's like basics. अब हमने क्या किया, पेंटेन का एक और स्ट्रक्चर बनाया जिसमें हमने जो मेन चेन थी उसमें 4 कार्बन रखे और एक हमने कार्बन जो है वो एज अ ब्रांच, एज अ सब्स्टिट्यूट लगा दिया, ठीक है। तो मेन चेन में मेरे पास 4 कार्बन आ गए, सही है। अब जब हमने इसको हम कहेंगे आइसोपेंटेन। जब आपके पास एक कार्बन एज अ ब्रांच लगा हुआ तो ये आइसोपेंटेन हो गया। इसी तरीके से अगर 2 कार्बन आप लगाएंगे तो ये कहलाएगा नियोपेंटेन, ठीक है। यहाँ पे मेन चेन में 5 कार्बन थे, यहाँ पे मेन चेन में 4 कार्बन सब है और यहाँ पे मेन चेन में 3 कार्बन है, ठीक है। लेकिन जब हमने, अब ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक एन पेंटेन है, एक आइसोपेंटेन है और एक नियोपेंटेन है, लेकिन सबका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सबका C5H12 था। तो इस तरीके के आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं, यानी कि नाम से पता लग रहा है, यहाँ पे कोई चीज आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। चेन का मतलब क्या, यानी कि मेन चेन। कैसे याद रखेंगे? चेन आइसोमरिज्म क्या होता है? चेन से निकला पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में कार्बन नंबर अगर डिफरेंट हो तो ऐसे आइसोमर्स चेन आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है, वो चेन आइसोमर्स कहलाता है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड टाइप, ये भी स्ट्रक्चर की वजह से आइसोमर्स बनता है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की कैटेगरी में आएगा। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, क्योंकि पोजीशन में फर्क आ गया। किसकी पोजीशन? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, अक्सर क्या होता है, हम कंफ्यूज होता है पोजीशन आइसोमरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के अंदर, दोनों में डिफरेंस। यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके आपको बताती हूँ क्या डिफरेंस है, सो कंफ्यूजन नहीं होगी उस तरीके से। देखो अब ये सेकंड और थर्ड हम लोग साथ पढ़ रहे हैं। एक है आपके पास पोजीशन आइसोमरिज्म, दूसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है? जब आपके पास नाम से पता लग रहा है फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है लेकिन उसकी पोजीशन में फर्क है, ठीक है। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म क्या होता है? यानी कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्योंकि दोनों में अलग अलग क्या है, दोनों में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। अब कुछ सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म नहीं शो करते, कुछ ही करते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। समझ आ गया? ये डिफरेंस होता है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप में 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, जैसे एक में अल्कोहल हो गया, दूसरे में क्या हो गया, ईथर हो गया, ठीक है। एक में एल्डिहाइड हो गया, दूसरे में कीटोन, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा। अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी तो सुन लो अभी कि अल्कोहल ईथर दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है दोनों का जनरल फॉर्मूला? CnH2n+2O, ये होता है अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला। इसीलिए अगर एक कंपाउंड है उसमें एक अल्कोहल है, दूसरे कंपाउंड में ईथर लगा हुआ है, तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर बनाओगे तो डिफरेंस है। कैसे? अल्कोहल क्या होता है? OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ईथर क्या है? OR है,
ठीक हो गया। इसी तरीके से आपका जो कीटोन है और एल्डिहाइड है, कीटोन और एल्डिहाइड, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2NO, ठीक है। ये होता है कीटोन और एल्डिहाइड का फॉर्मूला, CnH2NO, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या यही है। तो ये कीटोन और एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है और ईस्टर, ये भी दोनों फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं क्योंकि इनका भी जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यूज डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई अल्कोहल और ईथर, आपको स्ट्रक्चर दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। वो आपको नाम नहीं कहेगा कि ये अल्कोहल है, ईथर है, नहीं। जब हम पढ़ाते हैं तो हम कह देते हैं अच्छा अल्कोहल, ईथर, फंक्शनल ग्रुप, आइसोमेरिज्म, बात खत्म हो गई। लेकिन जब आपके पास एमसीक्यूज आता है तो इसीलिए हम सॉल्व करने में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री में, क्योंकि वहाँ एमसीक्यूज में जनरली आपको स्ट्रक्चर पूछता है। स्ट्रक्चर बना के दे देगा, एक में आपको इस तरीके से लिखा हुआ होगा, बना हुआ है अल्कोहल, और एक में बना हुआ है इस तरीके से ईस्टर, ठीक है। तो वो पूछेगा कि ये दोनों कंपाउंड्स हैं, ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ऑप्शंस में होगा चेन आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, या फिर फंक्शनल ग्रुप। तो आंसर क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि अल्कोहल है, ईस्टर है। आपको एक पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो आप रिकॉग्नाइज करो अच्छा ये तो अल्कोहल है, ठीक है। दूसरा वाला ईस्टर है, दोनों में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप। तो ये अभी से आप याद कर लो चीज के अल्कोहल, ईथर जो है, यार कंफ्यूज नहीं होना, ईस्टर नहीं बोलना। ईस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है। तो पहला क्या हो गया? अल्कोहल, ईथर, इनका पेयर है। दूसरा आपके पास कीटोन और एल्डिहाइड का पेयर है, ठीक है। कीटोन एल्डिहाइड मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था शुगर का। जैसे मेरे पास अगर ग्लूकोज है तो वो एल्डिहाइडिक शुगर है, कीटोन है तो वो फ्रक्टोज है। अब एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकता है कि अच्छा आपके पास ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, या तो नाम देगा, या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा, या तो आपको वो स्ट्रक्चर दे देगा। फिर आपसे पूछेगा कि अच्छा ये दोनों कंपाउंड्स हैं, बताइए इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? तो फंक्शनल ग्रुप। तो इनका पेयर होगा दूसरा, तीसरा क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप और ईस्टर। ये लिख लीजिए कहीं पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। पोजीशन वाला समझ आ गया, इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि आपके पास फंक्शनल ग्रुप दोनों कंपाउंड में सेम होता है, लेकिन उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है कार्बन चेन में। कैसे समझ नहीं, अगर नहीं आया तो यहाँ पे एग्जाम्पल से आ जाएगा। देखो आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि जो पाई बॉन्ड है, वो भी एज अ फंक्शनल ग्रुप कंसिडर होता है, ठीक है। जब आप बात करते हो फंक्शनल ग्रुप की, उसका मतलब क्या है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब यह है कि एक ऐसा आपके पास ग्रुप जो कंपाउंड को स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज दे, ठीक है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स दे। अगर अल्कोहल है तो उसका नेचर, उसमें क्या होगा? अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें अगर मैंने OH ग्रुप लगा दिया, अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज अब इस कंपाउंड, ये कंपाउंड अब अल्कोहल के नाम से पहचाना जाएगा, यानी कि ये अब अल्कोहलिक प्रॉपर्टीज होंगी इसके पास। जैसे पोलर होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। समझ आ रही है बात? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जो कि कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करे, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज दे कंपाउंड को। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि जो पाई बॉन्ड है वो भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड एग्जांपल है, तो मैंने आपको ये बात बताई अभी। देखो एक हमने कंपाउंड ले लिया, ये ब्यूटीन है। ईन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर आपको कंफ्यूजन हो गया, आपने नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ा, तो देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे सेकंड कार्बन पे भी तो ये लगा हुआ है, लेकिन आप हमेशा जो स्मॉलर नंबर होता है वो कंसिडर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग दे दी। अब आप ये नहीं कहेंगे कि थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, आप कहेंगे सेकंड कार्बन, स्मॉलर नंबर वाले को आप देंगे प्रायोरिटी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपके पास मेन चेन है, सिंपल आपके पास चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, दोनों में पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म भी नहीं है। पोजीशन आइसोमेरिज्म है ये क्योंकि देखो एक में आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, दूसरे में आपके पास डबल बॉन्ड किस कार्बन पे लगा हुआ है?
सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या होगा, C4H, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, तो C4H क्या हो जाएगा 8, यही होगा C4H8, ठीक है। तो 1 ब्यूटीन का भी यही फॉर्मूला है, 2 ब्यूटीन का भी यही फॉर्मूला है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। और ये जो 1 2 आप देख रहे हो, ये तो इसके नाम का पार्ट है, ये तो नॉमेनक्लेचर, ये तो नाम है ना, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C4H8। तो ये था पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल फ्लो हो गया। आगे चलते हैं हम लोग आते हैं मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म के ऊपर। ये दोनों सिंपल से हैं, आसान है, और इसे हम लोग जल्दी से कवर कर लेते हैं। मेटामेरिज्म क्या होता है, जब आपके पास कार्बन की जो डिस्ट्रीब्यूशन, अब कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है कीटोन की, कीटोन होता है COR, ये ग्रुप होता है। अब जो आपके पास कंडीशन ये है कि ये जो कार्बोनल ग्रुप है, ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड, इसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, कार्बन आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 कार्बन है, इस चेन में मेरे पास यहाँ पे 4 कार्बन आ गए, ठीक है। ये आपके पास हो गया कीटोनिक ग्रुप, और ये यहाँ पे एक साइड पे इसके 4 कार्बन है और दूसरी साइड पे इसके पास 3 कार्बन है, ठीक है। तो जब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कुछ ऐसे पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से, दोनों साइड पे जब उसके पास कार्बन चेन होती है लेकिन अनइक्वल हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या कहते हो, मेटामेरिज्म कहते हो। अब इसमें भी कुछ ही फंक्शनल ग्रुप्स मेटामेरिज्म शो करते हैं, जैसे कि आपके पास कीटोन है और ईथर है, ठीक है। ईथर में भी क्या होता है, COR, इस तरीके से होता है ईथर। कीटोन कैसे होता है, कीटोन ऐसे होता है। कीटोन और ईथर में अगर कंफ्यूजन होती है कि फर्क क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि कीटोन में आपके पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि आपके पास जो कीटोन है उसके दोनों तरफ क्या होना चाहिए, ये वाला जो कार्बन है वो 2 अलग अलग कार्बन से अटैच होना चाहिए। जब ईथर में ऐसा कुछ नहीं है, ईथर में आपके पास जैसे ये ईथर है, यहाँ पे ये कार्बन जरूरी नहीं यहाँ पे आप अटैच करोगे ना, लेकिन कीटोन में कंडीशन है कि जो कार्बन है आपके पास ये दोनों तरफ से ये 2 कार्बन से अटैच होना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम, तो ये समझ आ गया कि अनइक्वल जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्बन की ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो वो फिर मेटामेरिज्म शो करता है। कीटोन और ईथर दोनों आपस में मेटामर्स भी हैं। फिर आपके पास टॉटोमर्स, ये आपके पास क्या होता है, जब आपके पास प्रोटॉन यानी कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से, जब एक कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन जो है वो एक एटम से दूसरे पे गया, सेम मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड में, तो वो टॉटोमेरिज्म कहलाता है। जैसे अगर आप बात करें यहाँ पे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर अमाइनो एसिड में ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल जाए और ये आ जाए इस अमाइन ग्रुप पे, NH2 क्या होता है, अमाइन ग्रुप होता है। ये क्या है, COOH, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन है, अगर ये यहाँ से जंप करके आ जाए NH2 पे, तो यहाँ पे ये NH3 पे क्या आ जाएगा, NH3 जो है आपके पास इस तरीके से, क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपके पास नेगेटिव हो गया, तो इसको हम कहते हैं ज़िटर आयन। ज़िटर आयन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों हो एक कंपाउंड में, तो वो ज़िटर आयन होता है। तो अमाइनो एसिड आपके पास ज़िटर आयन बनाते हैं। तो अब ये दोनों आपस में क्या है, टॉटोमेरिज्म है, शो कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो जब शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, या फिर आप हाइड्रोजन कह सकते हो, एक एटम से दूसरे एटम पे हो एक ही मॉलिक्यूल में, तो वो टॉटोमेरिज्म शो करता है। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, मजे का है, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, एक ही बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अच्छा सबसे पहली बात आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज के हवाले से दिस इज इम्पोर्टेंट कि ये जो आइसोमेरिज्म है ये वही कंपाउंड शो करते हैं जिनके पास पाई बॉन्ड होते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। होता क्या है कि आपके पास जब भी कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है तो वो फ्री रोटेशन कर सकता है, वो आजाद है, ठीक है। जैसे ही डबल बॉन्ड आता है तो वहां पे बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फ्री रोटेशन खत्म हो जाती है और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीटली रोटेट नहीं, वहां पे कंप्लीट रोटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स पे क्या करते हैं, वो पार्शियल रोटेशन शो करते हैं, जिसकी वजह से सिस ट्रांस आइसोमर्स बनते हैं। इसका मतलब ये है, दो ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास डबल बॉन्ड हो और वो आइसोमेरिज्म शो करें,
बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते, एक होगा सिस और एक होगा ट्रांस। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। हुआ क्या कि ये आपके पास मिथाइल ग्रुप एक साइड पे था और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने हाइड्रोजन लगा दिया। जब भी आपके पास एक टाइप का ग्रुप वन साइड ऑफ कार्बन मिलेगा, यानी कि दोनों इस तरफ मिल रहे हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे सिस। ये क्या है? सिस फॉर्म है। अब उसी कंपाउंड में क्या हुआ, यहाँ पे जब रोटेशन हुई तो ये कंप्लीटली नहीं रोटेट हो सकता, तो क्या हुआ कि ये जो मिथाइल ग्रुप था ये नीचे आ गया, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप, अच्छा मेरा ये वाला मिथाइल ग्रुप यहीं रह गया, ठीक है, या फिर आप इसका उल्टा कर दो, ये मिथाइल ग्रुप यहीं रह गया, ये मिथाइल ग्रुप नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे जैसे बना हुआ है, तो इसे आप कहेंगे ट्रांस कंपाउंड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो वो है ट्रांसफॉर्म। सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन है? ट्रांस। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब सेम कंपाउंड होता है, सेम ग्रुप होता है, वन साइड ऑफ कार्बन, तो उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ओपोज करेंगे। तो जब आपके पास ये ऑपोजिट साइड पे आएगा, तो वो जो स्टेरिक हिंड्रेंस थी दोनों, मतलब मिथाइल ग्रुप के, वो अब यहाँ पे मिनिमम हो गई ट्रांस वाले के अंदर, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये था आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक। उसके बाद आपके